राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास को शुरू कर दिया था और मेवाड़ के इतिहास में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बारे में जैसे कि आपको पता है, राणा सांगा मेवाड़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक है। इसके क्वेश्चन लगभग पेपरों में एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। तो जैसा कि महत्वपूर्ण शासक है तो इनका जीवन परिचय भी हमें याद होना चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ था, 1482 ईस्वी में। इनके जो माता पिता का नाम है, पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रायमल। जो इनकी माता का नाम क्या था? माता रत्नी कंवर क्या था? रत्नी कंवर। हम बात करें इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, हाड़ी रानी। कौन सी रानी? हाड़ी रानी कर्मावती। और इनके कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? पहला था रतन सिंह, दूसरा था भोजराज। भोजराज आपको पता होगा, जो मीराबाई थे उनके पति थे। किसके? मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज थे। जो तीसरा पुत्र था विक्रमादित्य। कौन सा? विक्रमादित्य। और जो चौथा पुत्र था वो था उदय सिंह। तो हमने पढ़ा कि जो राणा सांगा थे, इनका शासनकाल 1509 से 1528 तक था। जो जन्म हुआ था 1482 में हुआ था। पिता रायमल थे, माता रत्नी कंवर थी और पत्नी इनकी जो हाड़ी रानी कर्मावती थी। पुत्र 4 थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। हम बात करें इनकी उपाधियों की। उपाधियां कौन कौन सी थी इनकी? पहली उपाधि थी हिंदूपथ। कौन सा पथ? हिंदूपथ। हिंदू सुल्ताना राणा कुंभा की उपाधि थी। यहाँ पर हिंदूपथ है तो किसकी उपाधि होगी? राणा सांगा की। इनकी दूसरी उपाधि, या फिर हम इन्हें कहते हैं एक आंख का राजा। एक आंख का राजा। इनकी तीसरी उपाधि थी सैनिकों का भग्नावशेष। क्या उपाधि थी? सैनिकों का भग्नावशेष। ये उपाधि ने कर्नल टोड ने दी थी। किसने दी? कर्नल टोड ने। कहा जाता है कि जो राणा सांगा थे, इनके शरीर पर 80 से ज्यादा गांव थे। कितने गांव थे? 80 से ज्यादा गांव थे। इनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं थे, एक पैर नहीं था। फिर भी मेवाड़ के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। कौन? राणा सांगा। इसी कारण इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। ये इनका सामान्य जीवन परिचय है। तो अब बात करते हैं राणा सांगा के जो समकालीन शासक थे वो कौन कौन से थे। तो हम पहले राजस्थान का मैप बना देते हैं, उसे अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो ये राजस्थान का मैप। राणा सांगा कहाँ के शासक है? मेवाड़ के। तो मेवाड़ कहाँ है? यहाँ पर है। ये सारा मेवाड़ है। राणा सांगा यहाँ के शासक है। इनके समकालीन जो थे, इधर पड़ता है कौन? मालवा। यहाँ मालवा पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है? दिल्ली। और इधर पड़ता है गुजरात। तो सांगा के समकालीन गुजरात, मालवा, दिल्ली के समकालीन शासक कौन कौन थे? इनका संबंध, इनके बीच की युद्धों के बारे में बात करेंगे। इनके बीच जो सबसे पहले बात करें मालवा के बारे में, तो इनकी जो राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, तो राज्याभिषेक के समय मालवा का शासक था नासिरुद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन खिलजी राज्याभिषेक के टाइम पे सांगा के समकालीन था। इनके बाद जो उत्तराधिकारी था नासिरुद्दीन का, बता महमूद खिलजी। ये सेकंड था, महमूद खिलजी सेकंड। फिर हम बात करें मालवा के बारे में, तो जो महमूद खिलजी सेकंड था, ये इसके बाद अगला राजा बनता है कहाँ का? मालवा का। लेकिन जो महमूद खिलजी का भाई था, इनके एक भाई भी था महमूद खिलजी के भाई, साहब खां। ये साहब खां है, ये मालवा के मुस्लिम अमीर जो थे, उनकी सहायता से महमूद खिलजी को हराकर मालवा का शासक बन जाता है। फिर महमूद खिलजी के द्वारा एक राजपूत जो राजा था, मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय की सहायता से जो साहब था महमूद खिलजी का साहब भाई, महमूद खिलजी का जो भाई था साहब, उसे हराया जाता है और वापस महमूद खिलजी कहाँ का राजा बनता है? मालवा का राजा बनता है।
ठीक, यहाँ तक आज चीज आपको समझ में बात। जो महमूद खिलजी है फिर मेदिनी राय को मालवा का प्रधानमंत्री घोषित करता है। इस बात से जो मुस्लिम यहाँ के अमीर थे वैसे नाराज हो जाते हैं और महमूद खिलजी को भड़काने लगते हैं मेदिनी राय के खिलाफ। जो अमीरों के प्रभाव में आकर महमूद खिलजी है मेदिनी राय को कहाँ से मालवा से निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है। मेदिनी राय यहाँ से निकल कर सांगा के पास जाता है। कौन जाता है? मेदिनी राय। जो सांगा है उसे यहाँ पर जलावाड़ में गागरोन का किला होता है। कहाँ पर? गागरोन का किला। जो सांगा है गागरोन और चंदेरी गुजरात में पड़ता है। इन दोनों जागीरों का राजा बनाता है किसी मेदिनी राय को। सांगा क्या करता है? गागरोन और चंदेरी का राजा जो जागीरदारी थी उसका जागीरदार को किसे बनाता है? मेदिनी राय को। ठीक, मेदिनी राय था वो कहाँ का राजा बन गया है? गागरोन का। उसके बाद क्या होता है? जो महमूद खिलजी था, अच्छा जो मेदिनी राय था, राजा बनने के बाद राणा सांगा का ये मित्र बन जाता है। सुबह उठता है मेदिनी राय, लंबा चौड़ा गालियों भरा मैसेज करता है किसको? महमूद खिलजी को। रोज का एक काम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप सब पे रोज उठता है, एक काम करता है। मेदिनी राय महमूद खिलजी को गालियाँ निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि उसने मालवा से बाहर निकाला था। रोज मैसेज में कहते हैं आजा तुझे देख लूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। एक दिन महमूद खिलजी को आ जाता है गुस्सा, किसके ऊपर? मेदिनी राय के ऊपर, और ये आक्रमण करता है गागरोन दुर्ग पर। कौन? मेदिनी राय, जिसे हम कहते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, ये युद्ध होता है 1519 ईस्वी में। कब होता है? 1519 में। ये युद्ध किसके के बीच होता है? वैसे तो मेदिनी राय और महमूद खिलजी के बीच में होता है, लेकिन जो मेदिनी राय है वो मैसेज जो फोन कर देता है राणा सांगा को। सांगा आता है मेवाड़ से, कहाँ? गागरोन दुर्ग पर। और ये युद्ध होता है सांगा वीएस महमूद खिलजी सेकंड। इस युद्ध में सांगा जीत जाता है। महमूद खिलजी जो है इसे 3 माह के लिए बंदी बना लिया जाता है। 3 माह या जो और किताबें 6 माह भी लिखती हैं, तो 3 और 6 दोनों याद रखना आप। 3 माह के लिए बंदी बना लिया जाता है। फिर बाद में जाकर इसे वापिस छोड़ भी दिया जाता है। तो आपको मालवा में बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो मालवा का शासक, समकालीन शासक होना महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी और मेदिनी राय के बीच विवाद होता है। इस कारण मेदिनी राय सांगा के पास जाता है। सांगा से गागरोन और चंदेरी का शासक बनाता है। इनके महमूद खिलजी और सांगा के बीच में एक युद्ध होता है, गागरोन का युद्ध 1519 में। इसमें सांगा विजय होता है। बस आपको मालवा में ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसे बाहर क्वेश्चन भी कहाँ से भी नहीं आएगा। फिर हम बात करें गुजरात के साथ क्या संबंध थे। पहले हम बात करते गुजरात का जो समकालीन शासक था उस टाइम पे वो कौन था। हम बात करें राज्य अभिषेक के टाइम पे, तो राज्य अभिषेक के टाइम पे तो था कौन था? महमूद बेगड़ा। फिर इनका जो उत्तराधिकारी था वो था मुजफ्फर शाह। ठीक, तो सांगा के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह था। अच्छा, इन सांगा के और मुजफ्फर शाह की डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं थी, इनडायरेक्ट थी। वो कैसे थी? गुजरात में एक रियासत पड़ती है इडर। क्या पड़ती है? इडर। इडर का शासक था बाण। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका पुत्र सूर्यमल राजा बनता है। सूर्यमल की मृत्यु होती है तो राजा कौन बनेगा? सूर्यमल का पुत्र रायमल। लेकिन जैसे ही रायमल राजा बनता है, जो सूर्यमल का भाई होता है कौन? भीम, वो रायमल को हरा देता है। रायमल को वहां से भगा देता है और खुद राजा बनता है। कहाँ का? इडर का। उसके बाद भीम है उसका पुत्र जो भारमल होता है वो राजा बनता है। तो इडर के लिए जो युद्ध चल रहा था वो भारमल और किसके बीच? रायमल के बीच चल रहा था युद्ध। जो लड़ाई थी वो भारमल और रायमल के बीच थी। तो रायमल तो जाता है सांगा के पास और भारमल जाता है किसके पास? गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ। तो भारमल की सहायता कौन करता है? मुजफ्फर शाह। रायमल की सहायता कौन करता है? राणा सांगा। रायमल था जो सांगा था अपनी पुत्री का विवाह भी किसे करते हैं? रायमल के साथ। तो समझी हो गए, ससुर जी हो गए, अब तो साथ देंगे इसे। तो इस प्रकार जो है राणा सांगा के बीच और मुजफ्फर शाह की बीच इनडायरेक्ट युद्ध होता है। मतलब इन दोनों की सहायता कौन करता है? इनकी सहायता तो सांगा करता है और भारमल की सहायता मुजफ्फर शाह करता है।
इन दोनों के बीच जब झड़पें होती है, युद्ध नहीं होते प्रॉपर, झड़पें होती है, दो पासे निकाल गए, इन्होंने भगा दिया उन्होंने भगा दिया, ऐसे करके बाटे फेंक के मारते थे। तो जो रायमल है उनकी सहायता सांगा करता है, तो जो सांगा है वो रायमल को कहाँ का इंटर का राजा बना देता है। तो यहाँ भी जीत सांगा की होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गुजरात के समकालीन शासक था मुजफ्फर था, शासक राणा सांगा किसकी सहायता करता है, रायमल की सहायता करता है, बारमल को हराता है और रायमल को इंटर का शासक बनाता है। तो ये तो था मालवा के साथ संबंध और ये था गुजरात के साथ संबंध। अब पढ़ेंगे हम सांगा का दिल्ली के साथ संबंध। उसके लिए पहले बोर्ड को क्लियर कर देते हैं पूरा। आपको चीज़ें शायद समझ में आ चुकी है। एक बार और शुरू से देख लेते हैं पूरी चीज़ को। हमने बात की कि जो राणा सांगा है इनके समकालीन मालवा के शासक कौन थे, महमूद खिलजी सेकंड। अच्छा, राज्य अभिषेक के टाइम पे शासक कौन थे, नासिरुद्दीन खिलजी। ठीक, महमूद खिलजी के भाई कौन थे, हसन का मीर, जो मालवा के जो मंत्री या सरदार थे उनकी सहायता से कहाँ का राजा बनता है, मालवा का। लेकिन महमूद खिलजी था वो मेदिनी राय की सहायता से किसे हराता है, साप को हराता है और वापस मालवा का राजा कौन बन जाता है, महमूद खिलजी। बस जो मालवा के अमीर मुस्लिम थे उनकी बहकावे में आकर महमूद खिलजी रायमल को यहाँ से निकाल देता है, मेदिनी राय को मालवा से निकाल देता है। मेदिनी राय कहाँ था, सांगा के पास। सांगा से गागरोन का क्या करता है, जागीरदार बनाता है। फिर महमूद खिलजी गागरोन पर युद्ध करता है, गागरोन पर आक्रमण करता है। गागरोन का जो युद्ध होता है उस वक्त 1519 ईस्वी में होता है। सांगा वीस महमूद खिलजी इस युद्ध में हार जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। ठीक, जो मेदिनी राय और चंदेरी का शासक होता है। फिर हमने पढ़े गुजरात के बारे में। गुजरात का राज्य अभिषेक के टाइम पे तो होता है महमूद बेगड़ा। फिर इनका जो उत्तराधिकारी था मुजफ्फर शाह था। इधर का शासक था बाण, इनका पुत्र सूर्यमल। अगर आपको ये चीज़ें याद भी ना हो तो आपको बस मोटा मोटा रायमल और बारमल को याद रखना है। इधर की जो रियासत थी उस पर रायमल और बारमल दोनों जो राजा बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो रायमल का साथ तो कौन देता है, सांगा। बारमल का साथ देता है मुजफ्फर शाह। इन दोनों के बीच इनडायरेक्ट युद्ध होता है, उसमें सांगा जीतता है और रायमल को इधर का शासक नियुक्त करता है। ये चीजें यहाँ पर खत्म होती है। अब पढ़ते हैं दिल्ली के साथ संबंध। तो अब पढ़ेंगे हम दिल्ली के साथ संबंध किसका, राणा सांगा का। सांगा कहाँ, मेवाड़ का। यह क्या है, मेवाड़। इनका शासनकाल कब था, कितना था, 9 से 1528 था। अच्छा, इनका शासनकाल भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जो मेवाड़ के जो मुख्य राजा होते हैं उनके शासनकाल भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि सांगा का जो शासनकाल था कितने वर्षों तक रहा। तो आप इसे जोड़ घटाव करके देख सकते हो आराम से। तो जो दिल्ली के शासक थे उस टाइम पे, जो मेवाड़ के समकालीन शासक दिल्ली का शासक था राज्य अभिषेक के टाइम पे, तो था सिकंदर लोधी। कौन था, सिकंदर लोधी का जो उत्तराधिकारी था। इसके बाद कौन राजा बनता है, इब्राहिम लोधी। कौन, इब्राहिम लोधी सांगा के ऊपर आक्रमण करता है। कारण क्या था, जब भी कोई राजा किसी के ऊपर आक्रमण करता है तो उसका एक ही कारण होता है, साम्राज्य का विस्तार। तो इब्राहिम लोधी का भी एक ही कारण था, क्या था, साम्राज्य विस्तार। सांगा का भी यही कारण था। युद्ध क्यों करता है, ये भी साम्राज्य विस्तार के लिए करता है। जो दिल्ली की राजधानी उस टाइम पे थी आगरा। कौन थी, आगरा थी। राजधानी क्या थी, आगरा। आगरा से मेवाड़ ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए इब्राहिम लोधी जब सांगा के ऊपर पहला आक्रमण करता है तो वह करता है यहाँ पर, कहाँ पर, बूंदी में एक स्थान है खातोली। कौन सा युद्ध, इसे हम कहते हैं खातोली का युद्ध। अच्छा, वर्तमान, पहले तो ये था बूंदी में, वर्तमान में कोटा में। कहा जाता है कि वर्तमान में कोटा में। तो आपको ध्यान रखना है, खातोली जब युद्ध हुआ था तो बूंदी के टाइम पे था, वर्तमान में कोटा में। जब खातोली का युद्ध कब हुआ था, 1517 ईस्वी में। किसके बीच, सांगा वीएस इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी, इब्राहिम लोधी। कौन जीतेगा, सांगा जीतेगा। इब्राहिम लोधी की फुटबॉल बना दी अच्छे से, किसने, सांगा ने। पहला युद्ध कौन जीता है, खातोली का सांगा जीतता है। इसके बाद इस युद्ध का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोधी दूसरा युद्ध करता है। कहाँ पर करता है, इस बार बाड़ी में। इसे हम कहते हैं बाड़ी का युद्ध।
कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। ठीक, जो बाड़ी का युद्ध है ये भी किस किस के बीच होता है? सांगा वीएस सांगा वीएस इब्राहिम लोदी। जो युद्ध है यह कब होता है? पहला युद्ध 17 में, यह युद्ध होगा 19 में, 1519 में। सांगा वीएस इब्राहिम लोदी। बाड़ी का युद्ध, पहला युद्ध खातूली का युद्ध, दूसरा युद्ध बाड़ी का युद्ध। लगातार इब्राहिम लोदी 2 युद्ध हार जाने के कारण इनका एक चाचा होता है दौलत खां। कौन सा? दौलत खां लोदी। पंजाब साइड का राजा होता है। पंजाब साइड की रियासतों पर किसका अधिकार था? दौलत खां लोदी का। तो उस टाइम पे जो पंजाब साइड थी उस साइड पे कौन आ गया था? बाबर आ गया था। बाबर भी भारत पे आक्रमण, इस टाइम पे भारत पर आक्रमण बाबर भी करने लग गया था। 3-4 युद्ध, पानीपत के पहले 4 युद्ध बाबर ने जीत लिए थे भारत में। तोपों का इस्तेमाल भी कर दिया था, बंदूकें भी ले आया था, तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल करता था युद्ध में। तो दौलत खां लोदी बाबर के पास जाता है। बाबर कहाँ है? अभी काबुल में। काबुल को बाबर जीतता है 1504 में, और जो काबुल को जीत कर बादशाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि? बादशाह। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बाबर कहाँ का राजा था पहले? तो परगना का राजा था। परगना एक रियासत थी, वहां का शासक था। परगना में इसके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? जो इनके पिताजी थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। जो इनके पिताजी थे वह तैमूर के वंशज थे, तैमूर के 5 वंशज। और जो इनकी माताजी का नाम था वह था कुतलुग निगार। कौन था? क्या नाम था? कुतुब निगार था। ये चंगेज की, जो क्या है? चंगेज के वंशज है। माता तो कौन है? चंगेज की वंशज। पिता कौन है? तैमूर के वंशज। तो 2 अलग अलग जातियों की जो पुत्र जो बाबर है वो किसके वजह से? तैमूर के और चंगेज के। तो इसका मानना था कि जो भारत पे इसका पहले से अधिकार है, क्योंकि दोनों ने भारत पर आक्रमण किए हुए थे। तो बाबर आता है और भारत पर आक्रमण करता है। 4 युद्ध तो पहले जीत चुका था। फिर जब दौलत खां बाबर को पत्र लिखता है, उसे मिलने जाता है और कहता है कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो, इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटाओ, हम आपका साथ देंगे। तो बाबर कहाँ आता है? इब्राहिम लोदी से युद्ध करने। पानीपत का युद्ध होता है यहाँ पर। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध होता है 20 अप्रैल, या फिर कई किताबों में 21 अप्रैल भी लिखा होता है, 1526 में। ये युद्ध कब होता है? पानीपत का प्रथम फर्स्ट युद्ध। ये होता है बाबर वीएस इब्राहिम लोदी। ये युद्ध भी कौन जीतेगा? बाबर जीतेगा। बाबर क्यों जीतेगा? क्योंकि बाबर के पास 4 चीजें थी जो कि हमारे पास नहीं थी। कौन कौन सी चीजें थी? एक तो इसके पास तोपें थी, दूसरी बंदूकें थी इसके पास, चौथी इसके पास घोड़े थे अच्छे वाले, और तीसरी घोड़े थे, चौथी थी इसको तुलगमा पद्धति आती। क्या? तुलगमा पद्धति एक युद्ध पद्धति होती है, वो आती थी। बाबर के पास कौन कौन सी चीजें थी जो भारत के पास नहीं थी, या फिर अब तक भारत में नहीं आई थी? वो थी तोपें। तोपों का इस्तेमाल बाबर सर्वप्रथम भारत में करता है, मतलब भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल बाबर ही करता है। उससे पहले यहाँ पर तोपें नहीं थी। तलवारों से लड़ते थे, भाले फेंकते थे, बाटे फेंकते थे, और कुछ नहीं फेंकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा तीर चलाते थे। तो तोपें कौन लाया? बाबर लाया। बंदूक बाबर लाया। जो घोड़े थे उधर से घोड़े लाया था, घोड़े भी तगड़े थे। तुलगमा पद्धति होती है एक, उसे बाबर जानता था, तो उससे युद्ध किया किसने? बाबर ने, और पानीपत का युद्ध जीता। बाबर के पास सैनिक भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इन चारों की कारणों से बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है। बाबर जो दिल्ली का अगला शासक बनता है। कौन? बाबर। बाबर दिल्ली पर आता है। आगरा पर अधिकार कौन करता है? बाबर करता है। अब आगरा का जो राजधानी उसे बाबर के अधीन हो जाती। अब बाबर क्या करेगा? राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करेगा। क्यों करेगा? इसका कारण बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जो सांगा है इसका एक आदमी मुझे काबुल में मिला था, और वह कहता है कि तुम इब्राहिम लोदी को हराओ, सांगा आपकी सहायता करेंगे। कौन कहता है? बाबर कहता है।
किसे हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आप दिल्ली आओ, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो, सांगा आपकी सहायता करेगा। लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। आप भी सोच सकते हो कि जिस आदमी को सांगा 2 बार हराता है, कहाँ पर? खातौली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में, उसे हराने के लिए किसी तीसरे की क्या जरूरत, दूसरे की क्या जरूरत? तो ये बात यही खारिज होती है। हाँ, दौलत खां को मान सकते हैं कि दौलत खां लोदी ऐसा पत्र लिखा होगा बाबर को कि आप दिल्ली आओ और इब्राहिम लोदी को हराओ, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसा कौन कहता है? बाबर कहता है। अगर बाबर को दूसरा कारण है वो ये भी हो सकता है कि अगर बाबर को भारत पर अधिकार करना है, पूरे भारत पर, तो सांगा से तो निपटना पड़ेगा, क्योंकि सांगा उस टाइम पे भारत का सबसे प्रतापी राजा था। अधिकांश क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? सांगा का अधिकार था। अगर आपको भारत पर अधिकार करना है तो सांगा से लड़ना पड़ेगा पहले, फिर जाकर आप भारत पर आक्रमण कर अधिकार कर सकते हो, उस अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक, ये कारण हो सकते हैं सांगावेश बाबर के युद्ध के। तो हम इन चीज़ों को यहाँ से साफ करते हैं, फिर पढ़ते हैं बाबर वीएस सांगा। कौन कौन से युद्ध होते हैं सांगा के और बाबर के? इनके बीच 2 युद्ध होते हैं, एक तो बयाना का युद्ध और एक युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि भारत का इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यहाँ से इब्राहिम लोदी को तो हटा देते हैं पूरा। ठीक, ये राजस्थान को हम पूरा वापस कर देते हैं यहाँ पर। अब चर्चा करते हैं बाबर वीएस किसकी? सांगा की। जब सांगा को यह पता चल गया कि पानीपत का युद्ध कौन जीत गया? बाबर जीत गया है, तो सांगा अपनी शक्ति को मजबूत करता है। अच्छा, सांगा को यह पता था कि जो बाबर है अपने साथ तोपे लाए हैं, बंदूकें लाए हैं, इसे जो युद्ध पद्धति है तुलगमा वो भी आती है, तो सांगा भी अपनी शक्ति को मजबूत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो राजस्थान में एक प्रथा होती है पाती परवन। तो ये क्या है पाती परवन प्रथा? तो इस प्रथा के अनुसार राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूत जो रियासतें थी, वहाँ के जो राजा थे, उनसे सहायता मांगी थी। किसके लिए? बाबर से युद्ध करने के लिए। आपकी सैनिक सहायता दीजिए हमें। तो इसे हम क्या कहते हैं? पाती परवन। राजपूत रियासतों से सहायता पत्र भेजकर सहायता की अपील करना, सहायता को मांगना। इसमें कौन कौन राजा आए थे? तो राजस्थान के लगभग सारे राजपूत जो रियासतें थी, उनके राजा सांगा के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जैसे कि हम मोटा मोटा बात करें तो मैं आपको लिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा ही देता हूँ आपको। 10-12 राजा थे, आपको चाहो तो आप रट सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। वैसे यहाँ से अजमेर, सबसे पहले बात करें अजमेर या फिर आमेर जिसे हम कहते हैं, आमेर से आए थे पृथ्वीराज। फिर हम बात करें बूंदी से नारायण राव। कौन आए थे? नारायण राव। तीसरे राजा थे हमारे जो कि बीकानेर की हम बात करें, बीकानेर बड़ी रियासत थी बीकानेर, तो यहाँ के जो राजा थे जैत सिंह अपने पुत्र कल्याण मल को भेजते हैं। किसको? कल्याण मल को भेजते हैं। अगली बड़ी रियासत थी मारवाड़, जोधपुर जिसे हम कहते हैं वर्तमान में मारवाड़। यहाँ के जो शासक थे गंगदेव। कौन थे? गंगदेव। जो गंगदेव के पुत्र थे, गंगदेव के पुत्र थे मालदेव। या थे दोनों। अगले जो राजा हैं वो है वागड़ के राजा। कहाँ के राजा? वागड़ कौन? डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर। यहाँ के जो शासक थे उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह आते हैं। फिर हमने बात करी सिरोही के राजा के बारे में। कौन थे सिरोही के राजा? अखीराज देवड़ा। फिर हमने 7वें राजा की बात करी, ईडर का राजा कौन था? बारमल आता है। चंदेरी का राजा किसे बनाया था? संगा ने। मेदिनी राय आता है, मेदिनी राय आता है। 9वां राजा कौन है? मेदिनी राय आता है। रायसेन एक जगह पड़ती है एमपी में, रायसेन एमपी में पड़ती। यहाँ से सलहदी तंवर,
सरहदी तवर आता है। जो सांगा ये युद्ध हारता है कानवा का, वो सरहदी तवर के कारण भी इसका एक कारण बताया जाता है कि जो सरहदी तवर था वो बाबर से जाके मिल जाता है, ये भी एक कारण था हारने का। अगला राजा 10वां राजा कौन है? जगनेर। जगनेर एक जगह पड़ती है धौलपुर में, वहाँ के शासक थे अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार थे। अगले 11वें राजा की अगर हम बात करें तो वो थे हमने पढ़ा लगभग सादड़ी। जो सादड़ी के राजा थे झाला अज्जा व सज्जा, झाला अज्जा व सज्जा आए थे। अगले राजा थे, हमने बात करी इधर गुजरात, चंदेरी, रायसेन, जगमल, बागड़, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, आमेर। सादड़ी के बाद 12वें नंबर पे राजा आते हैं मेवात के। कौन? मेवात के। मेवात से आते हैं हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। मेवात के बाद अगर हम आगे बात करें तो मेवात के बाद आते हैं मेड़ता। मेड़ता से आते हैं रतन सिंह। तो ये 12-13 नाम है जो मुख्य रूप से आते हैं कहाँ पर? राणा सांगी की सहायता करने, जो पाती परवन जो पत्र भेजते हैं उसको निभाने। ये आप सारे राजाओं को नोट कर सकते हो, इनको आप याद भी कर सकते हो बड़ी आसानी से, 3-4 बार लिख लिख के याद करोगे जिसमें आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम जो हमने बात की इनकी, और क्या तैयारी करते हैं राणा सांगा। जो राणा सांगा है यहाँ पर भरतपुर में एक दुर्ग इनका, बयाना का दुर्ग। कौन सा है दुर्ग? बयाना। और रणथंभौर एक स्थान है। रणथंभौर और बयाना दुर्ग पर जो सैनिक चौकी उन्हें मजबूत करते हैं, वहां पर सैनिकों को भेजते हैं। जो बयाना दुर्ग है यहाँ पर सांगा का जो दुर्ग का किलेदार था वो आलम खां था। कौन था? आलम खां। निजाम खां का भाई। निजाम खां का भाई कौन था? आलम खां था। बाबर बयाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजता है? एक तो था मेहंदी ख्वाजा और इश्क अक्का। इश्क अक्का और मेहंदी ख्वाजा को कौन भेजता है? बाबर। इन दोनों को कहाँ भेजता है? बयाना दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। जो आलम खान था वो इनसे मिल जाता है। किससे? मेहंदी ख्वाजा और इश्क अक्का से आलम खान यहाँ से मिल जाता है, तो ये बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। जैसे सांगा को पता चलता है तो ये अपनी पूरी पलटन लेकर यहाँ आता है बयाना दुर्ग पर, और बयाना का युद्ध होता है। कब होता है ये युद्ध? होता है 16 फरवरी को 1527 में ये युद्ध होता है। बयाना का युद्ध, जिसे हम बयाना का युद्ध कहते हैं। 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध कौन जीता है? सांगा जीत जाता है। इस युद्ध का बदला लेने के लिए फिर बाबर युद्ध वापिस एक आत्मवाद युद्ध करता है और प्लानिंग बनाता है। कौन सी? खानवा के युद्ध की। भरतपुर में ही एक कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का रूपावास, भरतपुर में एक जगह पड़ती है रूपावास। कौन सी? रूपावास नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। कौन सा? खानवा का युद्ध। किस किस के बीच होता है? सांगा बाबर वीएस सांगा के बीच में। जब इस युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो बाबर के सैनिक थे वो युद्ध करने से मना कर देते। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जब बाबर अपने सैनिकों को काबुल से लेके आया था भारत की तरफ, तो उसने कहा था कि हम भारत को जीतेंगे, लूटमार करेंगे, वापस काबुल को चले जाएंगे। लेकिन जब बाबर ने जब अधिकार किया दिल्ली पर, तो इसका अब ये कहना था कि हम यहीं रहेंगे, दिल्ली में, भारत में रहेंगे, यहीं पर शासन करेंगे, यहीं मस्त रोटी पानी खाएंगे, मस्त रहेंगे। इस बात सैनिकों को मंजूर नहीं थी, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी, बच्चे थे, पत्नी थी, वो सब कहाँ थे? काबुल में, उधर परगना की तरफ थे। तो सैनिकों को तो वापस जाना था, लेकिन बाबर को यहीं रहना था। तो सैनिक इससे नाराज थे। फिर क्या हुआ? दूसरी बात, जब ये मेहंदी ख्वाजा और इश्क अक्का बयाना का दुर्ग हार कर वापस जाते हैं, तो सांगा के बारे में बताते हैं। पूरे राजस्थान के राजा एक तरफ हैं, पूरी राजस्थान की शक्तियाँ एक तरफ बताते हैं कि सांगा एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं है, फिर भी बहुत शक्तिशाली है, एक भी युद्ध नहीं हारा आज तक। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? मेहंदी ख्वाजा जाके बताता है सैनिकों को, और अफवाह फैल जाती है वहाँ पर।
एक तो ये कारण था। फिर बाबर क्या करता है, बाबर अपनी सैनिकों में मोटिवेशन स्पीकर बनता है। वो कहता है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ये हमारा निजी युद्ध नहीं है, ये जिहाद है। इस युद्ध को बाबर जिहाद का नारा देता है। किसका नारा देता है? जिहाद का। इस युद्ध को क्या कहता है बाबर? जिहाद कहता है, जिहाद कहता है। और जैसे जिहाद कहता है तो सैनिक कहते हैं तेरे मुंह से धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि तू शराब पीता है। बाबर शराबी था, वो सच्चा मुसलमान शराब नहीं पीता। तो बाबर हाथों हाथ क्या कहता है, शराब को छोड़ता है, शराब बैन कर देता है। कौन? बाबर। तीसरी बात, फिर भी सैनिक नहीं मानते, वो कहते हैं कि तू मुसलमान जो वहाँ की व्यापारी मुसलमान है उनसे भी तू कर लेता है। एक कर होता है तमगा कर, वो कर लेता है। सच्चा मुसलमान किसी से कर, अपने मुसलमान भाइयों से कर नहीं लेता। फिर बाबर एक और चुनौती, एक दो तीसरी चुनौती क्या थी? तमगा कर वो माफ किया। कौन सा कर? तमगा कर वो माफ किया। तब जाके सैनिक मानते हैं, युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। बाबर को सांस है अब भाई युद्ध तो होगा। फिर बाबर तैयारी करते हैं खानवा के युद्ध की। 16 फरवरी को तो यहाँ हार ही जाती है। ये युद्ध होता है 17 मार्च को, मार्च 1527 को। बाबर आता है कानवा के मैदान में 15-20 दिन पहले, अच्छे से तैयारी करता है। किसकी? युद्ध की। तोपें कहाँ रखनी है, तोपों के आसपास काय बना दी जिसे सांगा के सैनिक जो तोपों के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाबर था उसको पहले ही पता चल गया था कि जो सांगा है वो सबसे पहले किसके पे अधिकार करेगा? तोपों पे। क्योंकि सांगा को भी पता है अगर जब तक तोपें युद्ध में रहेगी हम युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए इन्होंने जो रणनीति बनाई थी तोपों को सबका पहले अधिकार करना था, तोपों का मुंह युद्ध से दूसरी तरफ मोड़ना था जिससे तोपें ना चल सके। ये सारी रणनीति जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहाँ का राजा कौन था, किधर गया वो, रायसेन का जो सल्लती तंवर था वो किससे मिलता है? बाबर से मिल जाता है। सारी रणनीति सांगा की किससे बताता है? बाबर को। इसलिए बाबर पहले आकर तोपे थे उनके आसपास सारी खाया वाया बनाता है, जो भी तैयारी करनी थी सारी कर लेता है। फिर क्या था, जब युद्ध होता है तोपें चलती, बंदूकें चलती, फिर एक तुलगमा पद्धति होती है जिससे मैंने आपको बताया कि इस पद्धति में क्या होता है। जैसे बाबर के पास 1 लाख सैनिक चला, तो 1 लाख सैनिकों में से जो बाबर है वो 60,000 ही सैनिक या 50,000 युद्ध में उतारेगा। आधों को रिजर्व में रख देगा, कहाँ पर? छुपा देगा पीछे जंगलों में या टेंटों में, उन्हें आराम से बिठाएगा। जब युद्ध चल रहा था, आधा युद्ध खत्म हो जाने के बाद सांगा के सैनिक थक गए, बाबर के आधे सैनिक थक गए। यहाँ से कितने उतारे इसने? 50,000। 50,000 सैनिक थक गए, इधर सांगा के सैनिक थक गए। फिर ये बाकी के जो 50,000 है ये उतरते हैं, ये अपनी एंट्री लेते हैं, ये फुल जोश में होते हैं। इससे काफी प्रभाव पड़ता है युद्ध में। किस प्रकार? सैनिक तो थके हुए होते हैं, ये फुल एनर्जी के साथ आते हैं तो सांगा के सैनिकों पे भारी पड़ते हैं। तो यहाँ पर सांगा क्या करता है? हार जाता है, सांगा हारा और बाबर जीत जाता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। जब सांगा इस हारने के कारण क्या कहते हैं, सांगा क्या करता है? खुद युद्ध में उतर जाता है युद्ध करने के लिए, हाथी पर बैठता है। इनके जो हारने के कारण थे वो 3-4 कारण थे। जैसे ये युद्ध हाथी पर बैठ के करते थे राजा सारे, जिससे क्या होता था दुश्मन को आराम से निशाना लगाने पर आसानी होती थी। इनके पास तो बंदूकें हैं, तोपें हैं, तीर भी होंगे से तीरबाण, तो ये सभी से राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे। जिससे अगर राजा मर जाया करता था इस युद्ध में तो उसके जो सैनिक होते थे वो युद्ध नहीं करते थे। फिर मैंने आपको बताया कि इतने सारे जितने भी राजा हैं, अगर इनमें से अभी आमेर का राजा मर गया, पृथ्वीराज, अगर ये किसी कारणवश हाथी पर बैठे किसी ने तीर लगाया मर गया, फिर कुछ भी हो गया, तो आमेर की जो सेना थी वो युद्ध से बाहर निकल जाती थी। एकता की कमी थी कुल मिला के किसमें? राजस्थान के राजपूतों में। इस प्रकार जो हाथी पर बैठ के युद्ध करते थे उससे निशाना लगाने में आसानी होती थी। उसी प्रकार जब सांगा हाथी पर बैठा हुआ था तो एक तीर सांगा के ऊपर लगता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश होकर हाथी से गिर जाता है। जब सांगा हाथी से गिरता है तो हाथों हाथ युद्ध में हड़कंप मर गए कि सांगा मर गया, तो युद्ध किसके लड़ करेंगे, युद्ध किसके लड़ेंगे फिर? तो हाथों हाथ सांगा के जो राज चिन्ह होते हैं, मेवाड़ के जो राज चिन्ह होते हैं, मेवाड़ के राज चिन्ह, उन्हें हाथों हाथ सांगा से उतार कर किसको पहनाया जाता है? जाला अज्जा को। जाला अज्जा को पहनाया जाता है हाथों हाथ। राज चिन्ह जो राज चिन्ह है वो कौन धारण करते हैं? राजा अज्जा। इस जो राजा अज्जा है
इसकी सहायता रतन सिंह करता है। कौन करता है? रतन सिंह। सलूम्बर का जो जागीरदार होता है रतन सिंह होता है। मेवाड़ के राजचिन्ह कौन धारण करता है? अज्जा धारण करता है। आपको चीजें ध्यान रखनी है कि जो राजचिन्ह मुख्य रूप से कौन धारण करता है? अज्जा धारण करता है। यहाँ पर युद्ध समाप्त होता है सांगा को जब युद्ध से बाहर निकाला जाता है। कहाँ पर? सांगा को युद्ध हार ही जाते हैं। फिर सांगा कहाँ जाता है? सुरक्षित स्थान पर। एक इनको जो ओस आता है वो आता है। हम इन चीज़ों को थोड़ा कम कर देते हैं पहले, जैसे कि ये राजा आपने लिख लिए होंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आप टाइम मिलते ही। कुछ चीज़ें बाकी हैं वैसे मैं दिखा देता हूँ, फिर सारी चीज़ों को एक बार और आपको समझा दूंगा। जैसे कि सांगा इस युद्ध से बाहर निकल कर कहाँ आता है? बसवा नामक एक स्थान पर सांगा को क्या आता है? ओस आता है। किसको? सांगा। बसवा नामक स्थान पर जैसे ही होश आता है तो सांगा पूछता है अपने सरदारों से युद्ध का क्या परिणाम रहा। तो युद्ध का क्या परिणाम था? हार चुके थे सब कुछ, बाबर जीत चुका था। उस टाइम पे सांगा ये प्रण लेते हैं कि जब मैं जब तक बाबर को नहीं हरा दूं तब तक मैं मेवाड़ तो नहीं जाऊंगा। कहाँ नहीं जाऊंगा? मेवाड़। तो कहाँ जाएंगे? तो अगले दूसरे किले में जाएंगे, रणथंभौर चलेंगे। रणथंभौर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में इन्हें पता चलता है कि जो बाबर है, बाबर कहाँ जो चंदेरी का राजा था मेदिनी राय दी मेदिनी राय, उसके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। कौन? बाबर। क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी, इस कारण बाबर किसके ऊपर आक्रमण करेगा? चंदेरी राय के ऊपर। जब ये खबर सांगा को पता चलती है तो वह भी इसकी सहायता के लिए बसवासी कहाँ आते हैं? चंदेरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस जो ये आदेश था सांगा का कि हम किसकी सहायता करेंगे? मेदिनी राय की, इससे नाखुश होते ही सांगा के सरदार, जो कि इनके सहयोगी सरदार थे, वो इस बात में नाखुश होते हैं कि अभी अभी तो हम युद्ध हार के आए हैं। मतलब जो सेना थी वो अभी घायल है, आधी सेना घायल है, सैनिक नहीं है बरोबर, अभी हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो राणा सांगा थे वो नहीं मानते। तो क्या करना पड़ता है? मजबूरन बस जो एक गांव होता है कापली गांव के पास एक जगह होती है इरिच। कौन सी? इरिच नामक स्थान पर जहर दिया जाता है किसी सांगा को। शहर देकर यहाँ इनके जो सहयोगी साथी थे उनके द्वारा इन्हें जहर दे दिया जाता है। इनकी हत्या कहाँ होती है? इर्ची गांव में। फिर इनकी जो समाधि बनाई जाती है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर इनकी 8 खंभों की छतरी स्थित है। कितने खंभों की? 8 खंभों की। इनकी जो मृत्यु होती है वो 30 जनवरी को होती है। 30 जनवरी 1528 को इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कहाँ होती है? इचरी गांव। या फिर पेपर में इचरी गांव ना आए तो कापली गांव आएगा। वो कहाँ आता है? बसवा में आता है। तो यहाँ पर राणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और युद्ध कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है। युद्ध जीतने के कारण मैंने आपको बताए। राजस्थान के जो राजा थे राजपूत, राणा सांगा वगैरह, हाथी पे बैठ के लड़ा करते थे। बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया, तुलगामा पद्धति का इस्तेमाल किया, बंदूकों का इस्तेमाल किया। एक कारण मैंने आपको बताया, जो सलादीत अवर बाबर से मिल जाता है, उसे हाथ मिला लेता है और सारी रणनीति जो सांगा की थी वो बाबर को बता देता है। और क्या कारण था? एकता की कमी थी राजस्थान के राजपूतों में, एकता की कमी थी। ये जो मोटे मोटे कारण थे तो ये थे। इस युद्ध के बाद जो बाबर है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि? गाजी। बाबर क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये थे हमारे राणा सांगा। यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको एक बार चीज़ें सारी जो बाबर के साथ संघर्ष था वो सारा रिपीट कर देता हूँ सारा, जिससे आपको सारी चीज़ें वापस क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने बात की बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। फरगना से कब आया? 1504 में काबुल पर अधिकार करता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। पहले कौन सी उपाधि थी? मिर्जा थी। मिर्जा को छोड़कर क्या करता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है। पिताजी के नाम उमर शेख मिर्जा, तैमूर लंग के वंशज थे। कुतलुग निगार माता चंगेज खां के वंशज थे। बाबर को चार चीज आती थी। इनके पास तोपखाना था, बंदूकें थे, घोड़े थे, तुलगमा पद्धति इनको आती थी। इनके पास 4 एडवांटेज थे, जो कि भारत पे आक्रमण करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं और पानीपत का युद्ध जीतते हैं 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का आखिरी शासक था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है
अगला राजा बाबर दिल्ली का राजा बनता है, आगरा को राजधानी बनाता है, आगरा से बयाना के ऊपर आक्रमण करता है। इसमें कौन कौन बेहता है? मेहदी ख्वाजा, इसका अक्का मेहदी ख्वाजा आलम खां को अपनी तरफ करता है और बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। सांगा को जिसे पता चलता है 16 फरवरी 1527 को वापस बयाना पर अधिकार कर लेता है। पाती परवन नामक एक प्रथा होती है, उसको राणा सांगा द्वारा अपनाया जाता है और राजस्थान के सारे राजाओं को एकत्रित किया जाता है। बाबर के खिलाफ कानवा के युद्ध में, कानवा का युद्ध कहाँ होता है? रूपावास नामक एक स्थान है भरतपुर में, वहां पर हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा के सारे साथी आते हैं, लेकिन फिर भी बाबर जीत जाता है क्योंकि इसके पास 3-4 चीजों का एडवांटेज था। मैंने आपको पहले ही बताया, जो राजस्थान के सांगा थे उनके पास 3-4 चीजों की कमी थी। युद्ध में युद्ध होता है 17 मार्च को, जीत जाता है कौन? बाबर। फिर हमने बात की जो सांगा है, इनके जो राजस्थानी वो कौन धारण करता है? झाला और अज्जा, झाला अज्जा धारण करते हैं, मेवाड़ राज 3 होते हैं उन्हें। फिर हमने बात की बाबर जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। इधर सांगा को जब हारने के बाद होश कहाँ आता है? बसवा में कालपी नामक गांव के पास इलची नामक गांव में जड़ देकर कौन मार देता है? सांगा के साथी। किसी सांगा को मर जाने के बाद की जो समाधि है वो मांडलगढ़ में बनाई जाती है। भीलवाड़ा में नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में पड़ता है मांडलगढ़। 8 खंभों की छतरी को बनाया जाता है, किसके द्वारा? सांगा की समाधि के रूप में 8 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर? मांडलगढ़ में। तो ये हमारे राणा सांगा यहाँ पर पूरे होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। हमने बड़ी आराम से चीज़ों को समझा, पढ़ा, और आप इनके नोट्स भी बना सकते हो आराम से। आई होप यहाँ से इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना निकले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें